नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालिनी टीवी में। मित्रों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं राजनीति की ही, लेकिन काठमांडू से बाहर की। यानी कि काठमांडू से बाहर जब हम उतरते हैं तो जनकपुर हम पहुंचे हैं, और जनकपुर में हमने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। तो पिछले दिनों जैसा कि आपने सुना होगा कि एक चर्चा का विषय हो गया था कि प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज जी द्वारा 2-3 जगह का विजिट हुआ, और बार बार उनका विजिट जो है वो चर्चा में आ रहा है। तो हमने जब हिमालनी की ओर से मैंने जब आरएनए टेस्ट किया वहाँ का, तो बहुत कुछ सामने में आई। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ आपको कि वहाँ की जो सरकार है उसके बारे में। लाल बाबू जी की सरकार थी, पिछले दिनों से चल रही थी, बहुत अच्छा अभी भी है। लेकिन यहाँ पर जब महंत जी और उपेंद्र जी में बंटवारा का शुरू हुआ योजना, तो फिर वहाँ भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक था। तो सबसे पहले उपेंद्र जी जाकर मिले विमलेंद्र निधि से। विमलेंद्र निधि जो नेपाली कांग्रेस के उप सभापति हैं, और वहाँ पर इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि सरकार में शामिल होइए। तो देखिए, पहला दिन विमलेंद्र निधि जी ने स्पष्ट रूप से जो चर्चा में आई, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जनकपुर में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री पद ही हमें चाहिए। बाहर आ गई चर्चा में कि वहाँ विमलेंद्र निधि ने तो मुख्यमंत्री ही दावा कर दिया है। तो जब हम वहाँ जानने की कोशिश की है जनकपुर में, तो इस आरएनए टेस्ट के दरमियान हमने पाया कि नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेपाली कांग्रेस के नेता सभी चाह रहे थे कि सरकार में जाए। तो इस पर हुई 3-3 सदस्य सभासदों की कमेटी बनी, नेपाली कांग्रेस से भी और इनके लाल बाबू राउत जी के ग्रुप से भी। तीनों कमेटी मिलकर अब बैठक किए। पहला राउंड असफल हुआ, फिर दूसरा राउंड में भी ये 3-3 कमेटी की बैठक असफल हो गई। इन लोगों को बात नहीं मिल रही थी। जो मुख्यमंत्री का दावा था, बाद में इन लोगों ने आ गया कि नहीं, 5 मंत्री हमें चाहिए ही, नेपाली कांग्रेस को 5 मंत्री पर रुके। जबकि लोगों का मांगना था कि जो नहीं, कम से कम तुम 8 मंत्री टोटल लो। लेकिन इन्होंने 5 मंत्री का आह्वान ले लिया। 5 मंत्री पर भी बात नहीं मिली। तो 8 मंत्री में सबका कहना क्या था कि 4 कैबिनेट में ले लो और 4 राज्य और सहायक मंत्री। लेकिन ये सभी बात नहीं मिली। तो तीसरे दौर के बातचीत में मुख्यमंत्री लाल बाबू जी ने कहा कि नहीं, हम खुद बैठेंगे। तो वो भी आए मंत्रिमंडल में, कमेटी में, और कमेटी में बात हुई। तो 4-4 लोगों की समिति बनी और ये लोग वार्ता में बैठे। तो उसमें भी इनकी बात असफल हो गई। नहीं, फिर वहीं पर क्या हुआ कि लाल बाबू जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं और चूंकि इधर के सीनियर मोस्ट और संसदीय दल के नेता भी थे राम सरोज यादव, तो मैं और ये राम सरोज जी बात करता हूँ। तो मुख्यमंत्री लाल बाबू और राम सरोज जी एक कमरा में चले गए, और उस कमरे में दोनों की बातचीत हुई। और बातचीत केवल 10-15 मिनट या 20 मिनट हुई होगी। और जब उस
निकल के आते हैं तो राम सरोज जी ने कहा और मुख्यमंत्री ने कि हाँ बात हो गई, समझौता हो गया, अब हम लोग मंत्रिमंडल में जाएंगे। तो क्या बात हुई नहीं हुई, लोगों की जिज्ञासा जो था वो भी नहीं कहा गया। जो ये बात हुई कोई कुछ पूछा भी नहीं, जानना भी नहीं चाहा। लेकिन इस हिसाब से क्या हुआ कि जब बात मिल गई तो और किस चीज की देर थी, तुरंत घोषणा कर दिया गया कि 7:30 बजे शपथ ग्रहण है। अब इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तो बात क्या मिली, तीन ठो मंत्रालय की मिली, जिसमें एक प्रमुख मंत्रालय भौतिक पूर्वाधार और विकास मंत्रालय है, वो इनको राम सरोज जी को मिल रहा था। दंग पर गए तो आकर फिर 3 मंत्री का नाम फाइनल करना था। 7 बजे इन लोगों ने शपथ ग्रहण का टाइम ले लिया। सभी को खबर भी नहीं हुआ। 2 व्यक्ति को बुलाया गया वहां पर, जो और लोग जाए नहीं जाए असमंजस में थे। फिर अपने ग्रुप के लोगों को बुलाया गया और शपथ ग्रहण कर लिया गया। आइए इन मंत्रियों की थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको बता दें। सबसे पहले राम सरोज यादव जी वहाँ के सीनियर मोस्ट लीडर हैं और संभवतः मंत्रिमंडल में भी सबसे ज़्यादा सीनियर है। इसीलिए उनका पहले से था कि हम मुख्यमंत्री के अंदर कैसे जाए, तो और उप मुख्यमंत्री का कोई पद है नहीं, तो फिर उन्होंने मान लिया उप मुख्यमंत्री मिले या नहीं मिले, एक मंत्रालय तो वैसा ही मिल गया। तो भौतिक मंत्रालय लेकर ही चले गए। राम सरोज जी के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सबसे पुराने नेपाली कांग्रेस के स्टूडेंट लाइफ से ही इनका संघर्ष रहा है और राजनीति में है ये, और उसी का फल इनको वहाँ पर मिला है रिजल्ट, जो उसमें चले गए। दूसरा मंत्री एक है वो वीरेंद्र सिंह, सरलाही से सभासद है, जीते हुए हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह का भी काफ़ी ज़बरदस्त योगदान है नेपाली कांग्रेस में। नेपाल विद्यार्थी संघ के नेता रह चुके हैं, नेपाल विद्यार्थी संघ में बहुत संघर्ष किया है, और नेपाल विद्यार्थी संघ के बाद उन्होंने तरुण दल में प्रवेश किया और तरुण दल में भी बहुत काम किया, और उसके बाद वो जमीनी लड़ाई लड़कर राजनीति में जमीनी राजनीति करके वो नेपाली कांग्रेस में प्रवेश किया। तो लोगों का जोर था, उनको भी एक मंत्रालय मिल गया और एक तो किनारा कर दिया गया कि चलो भाई इधर। अब एक तीसरा व्यक्ति है जो कि इसमें शायद मेरे ख्याल से उनको दूसरे नंबर पर रखा गया है, वीरेंद्र सिंह को तीसरे नंबर पर रखा गया है। एक है ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जी बहुत पहले से नेपाली कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, और इसलिए नहीं कि इनका राजनीति क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि इसलिए ये करीबी नेपाली कांग्रेस के हैं कि ये वीरगंज के बहुत बड़े व्यापारी हैं, और ये इन पर ही नहीं विमलेंद्र निधि के सबसे करीबी माने जाते हैं। और वैसे तो विमलेंद्र निधि जी जो है उनके करीबी केवल ओम प्रकाश शर्मा ही नहीं है, ये राम सरोज भी उनके बहुत ही करीबी हैं, वीरेंद्र सिंह भी हैं, ये तीनों इनके करीबी माने जाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा जी पूर्णतः व्यापारिक घराने से आए हैं। इनका ये वीरगंज के उद्योग वाणिज्य संघ में अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले। उसके बाद इनका जबरदस्त व्यापार है, और व्यापार भी ऐसा जो आप सोना का व्यापार करते हैं। सोना मतलब गोल्ड, GOLD गोल्ड, उस सोना का व्यापारी है ये। और सोना आप जानते ही हैं बहुत काम करता है सोना, यहाँ भी सोना अपना काम कर चुका है। इसी तरह ये 3 ठो मंत्री
जनकपुर में आए हैं। तीनों मंत्री पर विमल निधि का आशीर्वाद है और इस प्रकार ये तीनों मंत्री को लाकर रखकर विमलेंद्र निधि ने संभवतः जनकपुर पर अपना कब्जा जमा लिया है। उनका क्षेत्र है जनकपुर। इस क्षेत्र से ये पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाए थे और इस बार इनको यह बहुत ही सहयोग करेगा आगामी निर्वाचन में अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए और सीट से ज़्यादा जीत सुरक्षित करने के लिए ये तीनों मंत्रीगण यहाँ लाए गए हैं। लेकिन अब आइए, नेपाली कांग्रेस की कुछ रीति रिवाज पुरानी है, तो इन मंत्रियों ने किस तरह शपथ ली और क्या करना चाहिए। शायद शपथ ग्रहण के बाद ये तीनों भूल गए। मैं इसलिए कहता हूं कि नेपाली कांग्रेस के सबसे पुराने नेता और उनकी स्टैचू, उनकी प्रतिमा वहीं पर है। उस प्रतिमा पर इन लोगों ने जाकर माल्य अर्पण करना तो दूर की बात है, उसको सर सफाई करना भी भूल गए। लोगों में यही, जब हमने लोगों से बात की तो सभी नेपाली कांग्रेस के लीडर का यही था कि ये लोग, ये तीनों मंत्री अपना मंत्री पद के पीछे इतने पड़ गए और इतना भूल गए कि कम से कम आकर रामनारायण मिश्र के प्रतिमा पर आकर फूलमाला चढ़ा देता। वहीं से थोड़ा दूर जाते तो जनकपुर से वहीं के हम पुराने नेता हैं, हमारे महेंद्र नारायण निधि जी, उनकी समाधि स्थल है, तो वहाँ पर जाकर भी कम से कम अपना फूलमाला चढ़ाया जा सकता था। उससे भी थोड़ा और चले जाए तो ये रामस्वरूप जी के ही क्षेत्र के दुर्गानंद झा जी हैं, वहाँ भी किया जा सकता था। तो इन लोगों ने यह शायद या तो नज़रअंदाज कर दिए या इनके स्मरण में ही यह नहीं रहा कि यहाँ जाकर यह भी एक ठो होता है जो रिवाज हम करें, और वो करने से अलग हो गए। हाल ही में आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले वहाँ के प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज, जो कि अभी बहुत चर्चा में है और वो खोजते रहते हैं कि ऐसा कौन सा काम मिले हमको जो कि हम कर दें, और देखने में लगता है कि यह उससे वो ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं। तो इसी सिलसिला में राजेश अहिराज को पता चला कि रामनारायण मिश्र की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा में पूरा काला हो गया है और उसके चारों ओर इतनी गंदगी है जो कोई देख नहीं रहा है। और उसने अपना मौका तलाशा और मौका का फायदा लिया। सभी अपने टीम को लेकर जाके रामनारायण मिश्र की मूर्ति के पास वहाँ सफाई की, उनको माल्य अर्पण किया, धूप दिखाया और फोटो खिंचवा के मीडिया में रख दिए। तो ये प्रदेश प्रमुख का काम नहीं है। हालांकि आपको इनसे पहले भी वहां पर 2 ठो प्रदेश प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन इन लोगों किसी को ये चीज याद नहीं था कि रामनारायण मिश्र का दिया हुआ ये है जगह, चूंकि यह वह सिगरेट फैक्ट्री और जिस बिल्डिंग में ये लोग रह रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री रह रहे हैं, वह पूरा सिगरेट फैक्ट्री ही रामनारायण मिश्र का योगदान है। जब वो मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, तो उन्होंने ही लड़कर सिगरेट फैक्ट्री और वीरगंज का शुगर मिल, ये दोनों पास करवाया था और दोनों लाया था, जिस पर कि रामनारायण मिश्र पर अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया गया। लेकिन उस समय का वो जमाना था, रामनारायण मिश्र पर जैसे ही अविश्वास का प्रस्ताव आया, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया कि लो मैं छोड़ देता हूं मंत्रिमंडल, मैं नहीं जाऊंगा, और जाकर घर पर बैठ गए हो। बाद में बीपी कोइराला स्वयं और खास करके सुवर्ण जी भी इसमें
मीडिएट किए, तब रामनारायण मिश्र गए। और वह सिगरेट फैक्ट्री ऐसा था जो पिछले दिनों से सरकार का सबसे बड़ा राजस्व वहां से उठता था, सबसे ज्यादा, और काफी लोग सिगरेट फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे। और वह भी प्रतिमा जो उनकी बनाई गई है वो कोई सरकारी प्रतिमा है, सरकार की ओर से बनाई गई है, ऐसी बात नहीं है। वहां के कर्मचारियों ने, कर्मचारी यूनियन ने मिलकर रामनारायण मिश्र के नाम पर वो मूर्ति बनवाया कि, और उनको वह सम्मान दिया। तो वहां पर कम से कम इन लोगों का यह नजरअंदाज करना जनकपुर के, धौनखा के और महोत्तरी में बहुत ही चर्चा का विषय हो गया है। और उस रामनारायण मिश्र के मंदिर पर एक प्रदेश प्रमुख, भले ही इनकी नियुक्ति कम्युनिस्ट सरकार ने क्यों नहीं की हो, भले ही ये प्रचार मुखी ही क्यों न दिखता हो, लेकिन इस काम को तो सबको मानना ही पड़ेगा, सम्मान करना ही पड़ेगा राजेश अहिराज को कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। और उसका तुरंत आप देखिए रिजल्ट क्या आया कि उसके एक दिन बाद, यानी कि कल, आज मंगलवार है और सोमवार को स्वयं भौतिक पूर्वाधार मंत्री ये पहुंचे रामस्वरूप जी। और रामस्वरूप जी को लगा ये चीज कि हाँ उनसे भूल हुई है, उनसे गलती हुई है। और रामस्वरूप जी अपने पूरा टीम के साथ वहां पहुंचे हैं, वहां देखे हैं, उसका निरीक्षण किए हैं और अब वहां आदेश भी दिए हैं। मैं आपको एक दो फोटो भी दिखा रहा हूं कि आदेश देखकर वहां पर कहा गया है कि इसके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिस स्ट्रक्चर के से उन पर पानी नहीं पड़े और मूर्ति सही सलामत रहे वहां पर। अब इन लोगों को वही है, तराई में कहा जाता है कि थोड़ा पिछली रोटी खाता है लोग तो बुद्धि भी देर से आती है। खैर देर आए दुरुस्त आए, अब भौतिक मंत्री के पास पहुंच गया तो अब होगा ही। हाँ, मंत्रिमंडल जैसे ही बना, रामस्वरूप जी ने काम तो किया है। एक ऐसा काम इन्होंने अभी बनते ही जो बजट में पास करवाया है वो सराहनीय है। उसमें बताया गया है कि एक जनता योजना वहां पर थी पहले से, जो केंद्र सरकार की भी थी, उसके तहत भी बहुत काम हो रहा था। उसमें इन्होंने उसका नामकरण कर दिया है महेंद्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना। तो ये इतना इनको ध्यान जरूर रहा कि महेंद्र नारायण निधि जी के नाम पर ये विपन्न आवास योजना का इन्होंने नामकरण किया है। और इसके लिए इन्होंने 20 करोड़ रुपया इस बार आवंटन कर दिया है। ये 64 क्षेत्र में ये पैसा जाएगा और 64 क्षेत्र में कहा गया है कि 10-10 मकान बनाए जाएंगे जो विपन्न लोगों को प्रदान किया जाएगा। जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए, आपने महेंद्र नारायण निधि जी को इतना सम्मान दिया और लोग और भी अपेक्षा आपसे किए हुए हैं। चूंकि आप सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, गुस्सा आप पर होता है तो आशा भी लोग आप ही से करते हैं। तो बहुत लोगों का यह भी कहना है कि अब आगे बढ़िए। हाँ, एक बात मैं भी यहाँ पर स्मरण कराना चाहूँगा कि कुशेश्वर कामेश्वर, जनकपुर का यह शहीद जो जद्दू कोहा में हुआ था, और इनका उस समय इनको गोली लगी थी और उस समय दिया गया था जबकि लोगों को बोलने की साहस नहीं थी और विद्यार्थी थे, 7, 8, 9 क्लास के छात्र, और जिसको कि पंचायती सरकार ने गोली मारकर गिरा दिया। तो लोग भी कह रहे हैं कि उनका भी नाम आना चाहिए इसमें, और यह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा जैसा कि आपसे उम्मीद की जा सकती है। हाँ, आपने इतना तो जरूर किया है रामस्वरूप जी कि यह
महेंद्र नारायण निधि जी के नाम पर यह परियोजना लाकर आपने उन लोगों को तो बहुत बड़ा तमाचा मारा है जो कि पिछले 3 साल से जनकपुर के शासन में शासन कर रहे थे और सत्ता हथियाए हुए थे। इन लोगों को यह बात नहीं सूझ रही थी, अरे भाई नहीं तुम महेंद्र नारायण निधि जी के नाम पर करते, राम नारायण मिश्र के नाम पर आप नहीं करेंगे, दुर्गानंद झा को आप खाली जाकर एक दिन माला पहना देते हैं, बस इतना ही है आपकी ड्यूटी। लेकिन मधेश आंदोलन में भी तो मरा है, इतने लोग शहीद हुए हैं, तो उनके लिए आपने क्या किया? कौन सा ऐसी परियोजना लाया? तो ये एक तरफ बहुत बड़ा तमाचा भी है इन लोगों पर जो चुपचाप बैठे हुए थे और अभी तक ऐसी कोई भी योजना इन लोगों के सामने नहीं आई है, किसी के नाम पर नहीं आई है। और दूसरी ओर ये आपके लिए भी यही है कि पुराने जो लोग हैं, चाहे वो दुर्गानंद झा हो, चाहे आप अगर देखेंगे वहां से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण झा का पता अभी तक नहीं लग पाया है, आप ही के जनकपुर से उठाकर ले गया, लेकिन उनको कहां रख दिया गया? ये सब छिपे हुए व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर इनका आदर और सम्मान अगर आप अपने पूर्वजों को नहीं करेंगे तो याद रखिए कि आज जो महेंद्र नारायण निधि के नाम पर यह विपन्न परियोजना बनाई गई है, आने वाला दिन में इसका भी वही हाल होगा जो सिगरेट फैक्ट्री का हुआ है या आपको वीरगंज शुगर मिल का हुआ है। मित्रों, आज हम अपने टेस्ट में इतना ही रखते हैं, फिर हम जनकपुर पर विस्तृत रूप में आएंगे। आप सबों को कैसा लगा यह सुनकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।